क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग से भी आपने देख लेना। जरूर इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल। आज हम बात करेंगे ओटी टेक्नीशियन के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ओल्ड पेपर में आए हैं। 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। देखिए यार, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगी। और अगले मंथ है, एग्ज़ाम आने वाली है, तो बिल्कुल आप जुट जाइए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। चाहे इस तरीके का जो अवसर है वो कब मिलेगा, क्योंकि पहली बार इतनी बम्पर वैकेंसीज निकली है, वो भी ओटी टेक्नीशियन की 300 के लगभग जो हमारी पोस्ट है। तो इसमें तैयारी तो आपका करना है, थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और इस तरीके की जो पोस्टें हैं, बम्पर पोस्टें, वो कब आएगी, क्योंकि ओटी टेक्नीशियन की जो मध्य प्रदेश में अभी तक की जो वैकेंसीज आई है, कभी 4 पोस्ट, कभी 6 पोस्ट, कभी 10, कभी 12, 15, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और इस बार देखो 100 नहीं, 200 नहीं, 300 के आसपास ओटी टेक्नीशियन की जो पोस्टें हैं। तो इसलिए आपको मेहनत करना बनता है। मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं पूर्व के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं। तो आज हम हिंदी से शुरुआत करते हैं ओटी टेक्नीशियन के लिए। वीडियो को पूरा देखना ना भूले, बीच में से स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है 1-2 प्रश्न छूट जाए। लास्ट तक, अंत तक देखें। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक। और यदि कुछ बात है, आपके अंदर कुछ भी सवाल होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसमें और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लगातार आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और उसको बना रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। हिंदी भी जो है वो आती है, जनरल हिंदी की जो क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हिंदी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो चलिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से गिरिंद्र कौन सी संधि का सही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही पिछले वीडियो में भी कई बार बोला है कि क्वेश्चन को सही तरीके से समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो हिंदी तो वैसे ही बहुत कठिन होती है, और जो शुद्ध हिंदी होती है वो तो और भी कठिन होती है। लेकिन समझना पड़ेगा, थोड़ा समय देकर हिंदी को समझो, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो गलत नहीं करना है, छोड़ दो उसको, बाद में देखना फिर। तो गिरिंद्र कौन सी संधि का सही उदाहरण है। ए पर देखते हैं हम यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी। हो सकता है यही आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन फेस हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ स्वर संधि जो होती है वो गिरिंद्र संधि का सही उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मुर्गा का बहुवचन शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। जो मुर्गा का बहुवचन शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ए पर है मुर्गे, बी पर है मुर्गो, सी पर है मुर्गों और डी पर है मुर्गो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मुर्गा का जो बहुवचन बनेगा वो मुर्गे बनेगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर वो ए है, ए यानी मुर्गा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाच्य का वाक्य बताइए। निम्नलिखित में से भाववाक्य का वाच्य जो होता है, नौकर घर की सफाई करता है, सोहन सिनेमा नहीं देखता है, मैं यह वजन नहीं उठा पाऊंगा और उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर डी है ना। तो 1-2 क्वेश्चन है ये, बाकी अपने ओटी के शुरू होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे क्या कहते हैं। बोध हो उसे कारक कहते हैं। तो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक और संबोधन कारण। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, करण कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम देखते हैं। ये आ गया हमारा ओटी टेक्नीशियन का जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आते हैं। तो इसको आपको देख लेना, इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर क्लिनिकल वेस्ट बैग्स, है ना। करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसके बाद हम इसके ऑप्शन देखते हैं। क्या बोल रहा है ये कि नैदानिक अपशिष्ट बैग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत संयोजन है। क्या है गलत संयोजन इसमें, रेड सॉलिड,
रेड सॉलिड, जो रेड बकेट जो होती है उसमें क्या क्या डाला जाता है? सॉलिड वेस्ट लाइक इन्फेक्टेड ड्रेसिंग। बी पर हम देखें तो जो ब्लू हमारा जो बकेट होती है, ब्लू बैग जो होता है, उसमें इन्फेक्टेड प्लास्टिक, सिरिंज एंड ग्लव्स। नीले में हम देखें तो जो सॉरी येलो में हम देखें तो एनाटॉमिकल वेस्ट, जो एनाटॉमिकल वेस्ट लाइक बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो होता है। और डी का हम देखें जो कि ब्लैक जो हमारा है, एनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्टेड वेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। यही है कि जो ब्लैक जो बैग होता है उसमें एनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्टेड वेस्ट को डालते हैं। और क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द क्लिनिकल वेस्ट बैग। तो इसमें से जो गलत है, इनकरेक्ट है ना, तो कौन सा संयोजन गलत है? तो ये जो इसका जो ब्लैक है, जो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत है। कि ब्लैक में क्या बता रहा है? एनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्टेड वेट्स। तो ये इसका ब्लैक गलत है। और ये तीन ऑप्शन जो है ये सही है। इसको आप लिख भी सकते हैं कि रेड में सॉलिड वेस्ट लाइक इन्फेक्टेड ड्रेसिंग को हम डालते हैं, ब्लू में हम देखें तो इन्फेक्टेड प्लास्टिक, सिरिंज एंड ग्लव्स को रखते हैं। इसके बाद में येलो में हम देखें तो एनाटॉमिकल या फिर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उसको रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बीन्स वेस्ट इज नॉट डीप buried or sent for a secured land filling from the hospitals। क्या मतलब हुआ इसका? निम्नलिखित में से किस बीन के कचरे को दफन नहीं किया जाता है या फिर अस्पताल से सुरक्षित लैंड फिलिंग के लिए नहीं भेजा जाता है? तो ऐसा कौन सा जो कचरा होता है, वो जो हमारा मेडिकल वेस्ट है वो कौन सा होता है? तो इसका जो कौन से बकेट का होता है, इसमें हम देखें कौन सी बीन्स का होता है। इसका करेक्ट आंसर डी है, जो कि ब्लू बीन्स का जो कचरा होता है उसको लैंड फिलिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी है। आप लिखेंगे तो इसको आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एग्जाम में इसका सही आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेंडर्स एंड गैस। अब हम इसका देखते हैं। देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देखते हैं। पिछले वीडियो में भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आया था उसमें कुछ अलग पूछा था, लेकिन उसका आंसर वही बनता है। तो यही आपको सीखना है, यही आपको ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है और उसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इनमें से कौन सा सिलेंडर और गैस का सही संयोजन नहीं है? अब हम ए पर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे होता है क्या? नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन होता है क्या? इसके बाद में सी पर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन वाइट होता है। और डी पर हम देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड ब्लैक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, नाइट्रोजन का जो सिलेंडर होता है और नाइट्रोजन का जो है वो इसका करेक्ट आंसर बी है। बी पर हम देखें तो क्या है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसका जो सिलेंडर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होता है वो है बी। और देखा भी था हमने कल क्वेश्चन, ब्लैक सिलेंडर विथ वाइट शोल्डर काय का होता है? ऑक्सीजन का होता है ब्लैक सिलेंडर विथ वाइट शोल्डर। और जो ब्लू सिलेंडर होता है वो नाइट्रस का होता है। तो यहीं पर सही कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो इसका सही कॉम्बिनेशन है नाइट्रस ऑक्साइड। जो ग्रीन या ब्लू जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं, व्हाट इज द लिथोटॉमी पोजीशन यूज्ड। जो लिथोटॉमी पोजीशन होती है उसका जो उपयोग है वो कौन सी सर्जरी में किया जाता है, कौन सी प्रोसीजर में किया जाता है, कौन से ऑपरेशन में किया जाता है? ए पर हम देखें तो इन स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन, बी पर हम देखें तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्न, सी पर हम देखें तो ऑपरेशन ऑफ इन हिप जॉइंट, और इसके बाद में डी पर हम देखें तो इन ऑपरेशन नर्वस सिस्टम सर्जरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी है वो क्या है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, प्रसव के दौरान लिथोटॉमी पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका करेक्ट आंसर जो है बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ सर्जरीज यूज द ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। क्या होती है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन? देख रहे हैं आप, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन किस प्रकार की सर्जरी का उपयोग करती है। यानी कि जो क्वेश्चन कैसे भी पूछे लेकिन हमको समझना जरूरी है।
ट्रेंडेलेनबर्ग जो पोजीशन होती है वो कौन सी सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है? तो नंबर ए पर हम देखें तो लो एब्डोमिनल सर्जरी, बी पर हम देखें तो हार्ट सर्जरी, सी पर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी और डी पर हम देखें तो नेक सर्जरी जिसका आया है। और इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए आ रहा है। क्या है ए पे? लो एब्डोमिनल सर्जरीज, है ना। देखिए आप, ऊपर हिंदी दिया, ऊपर इंग्लिश में दिया गया है, नीचे हिंदी में भी दिया गया है। और ये जो बी, जो ए ऑप्शन है ये बीच में आ रहा है, मतलब इसका ऊपर का इंग्लिश है ए का और हिंदी इसका, इंग्लिश का हिंदी नीचे है। तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश एक ही होते हैं। जो बी है ये इंग्लिश पहले आएगा, हिंदी नीचे आएगा, तो ये बीच में आ रहा है तो ऊपर का हिंदी बी है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द कार्डियक सर्जरी एंड पार्ट ऑफ द ओटी थिएटर। क्या पूछ रहा है ये कि कार्डियक सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और ओटी थिएटर के एक हिस्से की पहचान करें। ये जो ऑपरेशन थिएटर में जो कार्डियक सर्जरी में ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसका क्या नाम है? फिर हम नीचे ऑप्शन देखेंगे। कार्डियक सर्जरी कम होती है, जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पर होती है, तो कई बच्चों ने देखा भी नहीं होगा, इसलिए इसका थोड़ा सा शेप याद रखना, आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन, इसमें क्या क्या ऑप्शन आए हैं। क्या क्या ऑप्शन आए इसमें? हेमर स्टेन स्टर्नम रिट्रैक्टर, बी पर हम देखें तो रिबन रिट्रैक्टर, सी पर हम देखें तो कुशिंग बायोनिट टिश्यूज फोर्सेप और डी पर हम देखें तो कुली सीजर्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका करेक्ट आंसर जो बता रहे हैं वो ए है इसका करेक्ट आंसर। ए पर हम देखते हैं तो क्या है हमारा? हेमर स्टेन स्टर्नम रिट्रैक्टर। देखिए कार्डियक सर्जरी किससे संबंधित होती है? स्टर्नम से संबंधित होती है। स्टर्नम के जरिए ही कार्डियक सर्जरी हार्ट तक पहुंचते हैं, तो स्टर्नम के थ्रू ही पहुंचते हैं, यानी कि जो स्टर्नम है हेमर स्टेन स्टर्नम रिट्रैक्टर इसका करेक्ट सही आंसर है। एक बार इमेज को और देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इमेज के भी क्वेश्चन आएंगे, अभी और नीचे आने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन यूज्ड फॉर द डिसेक्शन ऑफ टेंडन टिश्यूज इन सर्जरीज। जो टेंडन टिश्यूज होते हैं उसकी सर्जरी में या टेंडन रिपेयर सर्जरी में कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है या किसके लिए किया जाता है? तो हम इसका देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। जो हमारे चार ऑप्शन, रिबन रिट्रैक्टर, कुशिंग बायोनिट फोर्सेप, इसमें भी वही है। इसके बाद में हम देखें तो कुली सीजर्स, और नंबर 4 पर है यानी डी पर है कि स्टर्नम रिट्रैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी है, कुली सीजर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने इसको नोट से बनाना, तभी आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। व्हाट इज द पेशेंट्स व्हाट इज प्रोलिन? व्हाट इज प्रोलिन? प्रोलिन क्या है? प्रोलिन क्या होता है? ए फिलामेंट क्या होता है? ये फिलामेंट है। या बी पर हम देखते हैं तो एनएब्जॉर्बेबल सूचर्स होता है। सी पर हम देखें तो ये पॉलीफिलामेंट होता है। या डी पर हम देखें तो ये विक सूचर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होता है? प्रोलिन क्या होता है? ये एक एनएब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं। देख लिया इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइडेस्ट कैनुला? जो सबसे चौड़ा कैनुला होता है उसका साइज क्या होता है? तो अब हम देखते हैं। ए पर है 18, बी पर है 20, सी पर है 22 और डी पर है 24। तो जो सबसे वाइडेस्ट यानी जो सबसे चौड़ा कैनुला होता है जो कि 18 होता है, और इसका कलर कोड भी आप याद कीजिए क्या होता है। ये आपको चीज़ें कंठस्थ होना चाहिए। नींद में भी कोई पूछे कि भैया 18 नंबर गेज का जो कैनुला होता है उसका कलर कोड जल्दी बताइए, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर 18 है, जो कि 18 नंबर का कैनुला सबसे चौड़ा कैनुला होता है, सबसे मोटा कैनुला होता है। और ऑपरेशन के दौरान फ्लूइड की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, तो इससे हाई फ्लूइड की मात्रा दी जाती है, इसलिए ओटी में अधिकतर 18-20 नंबर का ही कैनुला यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ केटामिन? केटामिन इंजेक्शन का जो उपयोग है वो क्या होता है? केटामिन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो नंबर ए पर हम देखें तो इंडक्शन ऑफ अनस्थेसिया, इसके बाद बी पर हम देखें तो रिकवरी ऑफ अनस्थेसिया, सी पर हम देखें तो कार्डियक अरेस्ट में इसका उपयोग किया जाता है,
और डी पर हम देखें तो स्लीप यानी नींद आने के लिए, नींद के लिए मरीजों को ये दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो डी है, स्लीप के लिए। यानी क्या है हमारा इंजेक्शन? केटामाइन। केटामाइन क्या काम करता है? स्लीपिंग के लिए पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको नींद आ जाती है, तो केटामाइन का उपयोग ये किया जाता है। अपने को क्वेश्चन वाइज आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ हेलोथिन इन सर्जरी? हेलोथिन जो वेपोराइजर गैस होती है, देखा है हमने हेलोथिन अनस्थेसिया मशीन में जो लगी रहती है हेलोथिन, आजकल उसका उपयोग या मार्केट में चलन कम हो गया है। अब आइसोफ्लोरेन और सिवोफ्लोरेन का उपयोग होता है। लेकिन हमें ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि शल्य क्रिया या शल्य चिकित्सा में हेलोथिन के उपयोग के बारे में गलत कथन क्या है। इसके बारे में गलत कथन को हम देखें तो एक्साइटमेंट फ्री इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, नो साइड इफेक्ट। इसके बाद में है सी पर हम देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड इज गिवन कंकोमिटेंटली विथ इट, यानी इसका जो ऑक्सीजन नाइट्राइज के साथ दिया जाता है। और इसके बाद हम डी पर हम देखें तो इट प्रोड्यूस एन आयोनाइजिंग इफेक्ट, तो इसका जो आयनकारी जो प्रभाव पैदा करता है। और इसका जो करेक्ट आंसर बी है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? कि नो साइड इफेक्ट। इसका जो गलत कथन है कि इसका साइड इफेक्ट होता है, तो इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस आंसर के क्वेश्चन के अनुसार इसका यही आंसर होता है बी, नो साइड इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द यूज्ड फॉर डायथर्मी? डायथर्मी जो मशीन होती है उसका क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ क्या उपयोग होता है? तो नंबर ए पर है हार्ट, इसके बाद में बी पर है करंट, सी पर है भाप या स्टीम, और डी पर है इसका न्यूमेटिक प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है करंट। जो हमारी इलेक्ट्रिक कॉटरी होती है, जो डायथर्मी होती है, वो क्या करती है? करंट पैदा करके कोगुलेशन का काम करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कीपिंग द रिकवरी रूम नियर ओटी? यानी कि रिकवरी रूम को ओटी के पास में रखने का क्या उद्देश्य है, या रिकवरी रूम जो होता है उसको ऑपरेशन थिएटर के पास में ही क्यों बनाया जाता है? इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। क्या पूछ रहा है, क्यों बनाया जाता है? नंबर ए पर हम देखें तो मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि हम अच्छे से मॉनिटरिंग कर सके। बी पर हम देखें तो सर्जरी के लिए, सी पर हम देखें तो ड्रेसिंग के लिए, और डी पर हम देखें तो विजिटर्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है ए। ए में क्या आया था कि मॉनिटरिंग के लिए जो रिकवरी रूम को ओटी के पास रखा जाता है ताकि उसकी मॉनिटरिंग समय पर हो सके। अनस्थेसिया विशेषज्ञ और जो हमारे सर्जन्स लोग हैं वो तुरंत जाकर पेशेंट को देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर से। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर ए है, जो कि मॉनिटरिंग के उद्देश्य से ऑपरेशन थिएटर के पास में रिकवरी रूम को बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईएनटी सर्जरी? इसमें से कौन सी ईएनटी सर्जरी नहीं है? नंबर ए पर हम देखें तो टॉन्सिलेक्टोमी, बी पर हम देखें तो एडिनोक्टोमी, सी पर हम देखें तो मेरिंगोटोमी, और डी पर हम देखें तो कोलेसिस्टेक्टोमी। तो ये जो ऊपर की जो प्रोसीजर आपने देखी है, टॉन्सिलेक्टोमी ईएनटी में होती है, एडिनोक्टोमी ईएनटी में होती है, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल और एडिनोक्टोमी। इसके बाद में हम देखें तो मेरिंगोटोमी ईएनटी में होती है। इसका जो करेक्ट आंसर डी आएगा, कोलेसिस्टेक्टोमी, जो कि जनरल सर्जरी होती है, जिसे हम लेप्कोली भी कहते हैं। क्यों की जाती है? रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लेडर, यानी कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी में गॉल ब्लेडर को रिमूव किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाउ सिरिंज पंप आर डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्यूजन पंप्स? सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप से कैसे अलग है? सिरिंज पंप और इन्फ्यूजन पंप से कैसे अलग है, देखते हैं। इसमें क्या बोलता है? सिरिंज पंप आर यूज्ड फॉर स्मॉल एक्यूरेट क्वांटिटीज के लिए किया जाता है। बी पर हम देखें तो इन्फ्यूजन पंप आर कॉस्टली होता है। सी पर हम देखें तो सिरिंज पंप आर यूज्ड टू डिलीवर द फ्लूइड इन ए कंट्रोल्ड मैनर्स। इसके बाद में डी पर हम देखें तो सिरिंज पंप आर नॉट यूज्ड इन आईसीयू। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए है, क्या है कि सिरिंज पंप आर यूज्ड फॉर स्मॉल एक्यूरेट क्वांटिटीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस
क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ए है। आप इसको लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल आपको इसके ऊपर पकड़ बनेगी, आपको याद होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सियाम मशीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सियाम मशीन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं सियाम मशीन में कौन सा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर नहीं है ना, सही नहीं है। तो हम देखें नंबर ए पर क्या है, सियाम सिस्टम्स आर आइडियली यूज्ड इन प्लेस वेयर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। बी पर हम देखें तो सियाम मशीन आर बीइंग यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स आर कार्डियक एंड एंजियोग्राफी स्टडीज। सी पर हम देखें तो सियाम सिस्टम्स आर नाउ फॉर देयर इमोबिलिटी। और डी पर हम देखें तो देयर सेमी सर्कुलर डिजाइन हेल्प द फिजिशियन कवर ऑफ द होल बॉडी ऑफ द पेशेंट इमेजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है। अच्छे से क्वेश्चन को आप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सियाम मशीन का जो सिस्टम होता है अपनी गतिशीलता के लिए जाने जाते हैं, इन्हें इमोबिलाइजेशन के लिए। जो इसका है करेक्ट आंसर इसका हमारा सी है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सियाम मशीन। तो इसका जो सही आंसर है ना, जो करेक्ट नहीं है बता रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वाई इलेक्ट्रोसर्जिकल्स यूनिट्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ ओटी। क्या पूछ रहा है ये, हिंदी में देखते हैं कि इलेक्ट्रोसर्जिकल इकाइयाँ ओटी का अनिवार्य हिस्सा क्यों हैं। इलेक्ट्रोसर्जिकल मीन्स हमारी जो कोटरी मशीन होती है, क्या है इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं इसके हम। द कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग बाय कोगुलेशन करके ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। बी पर हम देखें तो दे कंट्रोल बी ब्रीथ रेट, जो बर्थ रेट होती है उसको कंट्रोल करती है। सी पर हम देखें तो दे प्यूरिफाई द एयर। इसके बाद डी पर हम देखें तो ये जो हृदय गति को नियंत्रित करती है, द कंट्रोल ऑफ द हार्ट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर ए है जो हमने देखा था, क्या है, द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग बाय कोगुलेशन। जो हमारी इलेक्ट्रोसर्जिकल होती है कोटरी मशीन को इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना एग्जाम में। तो इसके क्या पूछा था इसने कि इसका हिस्सा अनिवार्य हिस्सा क्यों है, तो ओटी में कोटरी मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका भी आंसर यही होगा कि द कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग बाय कोगुलेशन के जरिए ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए है। चलो अगला हम देखते हैं कि व्हाट क्लैंप इज यूज्ड फॉर पिकिंग लार्जेस्ट टिश्यूज ऑफ वेसल्स। बड़े ऊतक यानी टिश्यूज और वेसल्स को उठाने के लिए किस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। नंबर ए पर हम देखें तो क्रिल हीमोस्टेट, बी पर हम देखें तो केली क्लैंप, सी पर हम देखें तो कोकर्स क्लैंप और डी पर हम देखें तो बेकॉक्स क्लैंप। अब इसका करेक्ट आंसर बी है। करेक्ट आंसर बी क्या है, केली क्लैंप जो होता है, जो बड़े टिश्यूज होते हैं, जो हार्ड टिश्यूज होते हैं या फिर वेसल्स को उठाने के लिए किस क्लिप का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, केली क्लिप्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट इन द फिगर। चित्र में दिया गया जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, उसकी पहचान करें। सब पहचान गए हैं कौन सा डिटेक्टर है ये, देखते हैं हम इसका ऑप्शन। देख रहे हैं आप, इमेज भी देख रहे हो, कौन सा ऑप्शन है। नंबर ए पर हम देखें तो वेटलर डिटेक्टर, इसके बाद बी पर हम देखें तो एनी डिटेक्टर, सी पर हम देखें तो रिबन हैंडलिंग सीजर्स और डी पर हम देखें तो टेंटोमी सीजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, क्या है, वेटलर डिटेक्टर्स, या फिर इसको हम मस्टर्ड डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसका वेट लेनर आप ध्यान रखना, वेट लेनर डिटेक्टर है ये, और इसको हम मस्टर्ड डिटेक्टर से के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो इसमें लॉक लगा है, अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, वेट लेनर डिटेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, कहीं क्वेश्चन बड़ा नहीं बन जाए लेकिन वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, आप ध्यान रखना। लेकिन आपको स्टडी करना है। चलो यहाँ से हम, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पोजीशनिंग मशीन इन द
पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये कौन सी पोजीशन है, इसकी मशीन की तस्वीर में पोजीशनिंग मशीन की पहचान करें कौन सी है ये सिस्टम आप देख के समझ ही गए होंगे। ये अटैचमेंट कौन सा होता है, ये ऑर्थोपेडिक अटैचमेंट है, यानी इतना तो हम समझ गए हैं कि ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर का ये चित्र है। अब हम देखते हैं इसको ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, क्या लिखा है इसका, है ना फ्रैक्चर टेबल। इसके बाद है नंबर बी पर है लेमिनेटर पोजिशनर। इसके बाद सी पर है बीन बैग पोजिशनर। इसके बाद डी पर है स्ट्रिप, स्ट्रिप है ना, रकाब या स्ट्रिप सब कहते हैं इसको। तो ए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए, है ना फ्रैक्चर्स टेबल, है ना फ्रैक्चर टेबल, यानी फ्रैक्चर आ गया ऑर्थोपेडिक सर्जरी संबंधित है। तो इसे में गलती नहीं करें, हम रात दिन जिस काम को करते हैं उसका क्वेश्चन तो हमें उसका आंसर हमें सही देना है, सही तरीके से देना है। और दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी करें अच्छे से और आपको इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। चलिए अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।